कहानी की शुरुआत में हमें एक योशी नाम के युवक से मिलवाया जाता है। योशी एक अमेरिकन सोल्जर है जिसे ट्रैवलिंग और एडवेंचर का बेहद शौक है। वह पहले भी कई खतरनाक जगहों पर जा चुका है और मुश्किल हालत में सर्वाइव करना अच्छी तरह जानता है। बचपन से उसका एक सपना रहा है अमेज़न के जंगल में जाना और वहां असली एडवेंचर का अनुभव करना। अमेज़न जहां इंसान का नाम निशान भी मुश्किल से मिलता है। जंगल की तरफ जाने से पहले योशी एक छोटे से गांव में पहुंचता है जहां टूरिस्ट बोट के जरिए अमेज़न के अंदर जाते हैं। वहां पहले से ही कई टूरिस्ट मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग बोट में बैठ जाते हैं और बोट चलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से एक आदमी उन्हें रोकने का इशारा करता है। वह भी इसी सफ़र पे जाने वाला था, लेकिन थोड़ी देर हो जाने के से बोट मिस करता है। योशी बोट रुकवाता है और उसी आदमी को अपने साथ ले लेता है। यही छोटी सी मदद दोनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत बन जाती है। उस आदमी का नाम प्रोफेसर मार्कस टम है, जो पेशे से एक टीचर है और उसे भी ट्रैवलिंग का उतना ही शौक है। दोनों की सोच काफी मिलती जुलती थी, इसलिए थोड़े ही समय में उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसी ही देर में बोट बोलिविया के पास एक आइलैंड पर पहुंचा देती है, जहां से उसका असली जंगल का सफर शुरू होने वाला था। आइलैंड पर पहले से ही कोई टूरिस्ट मौजूद थे जो जंगल में अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। योशी और मार्कस का प्लान था कि वह अमेज़न के जंगल के स्वाइन करते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे, इसलिए उन्होंने तय किया कि पास के एक छोटे से गांव में कुछ दिन रुक कर तैयारी करेंगे। इसी विलेज में एक मार्कस का दोस्त रहता था, केविन गेल। मार्कस योशी को केविन से मिलवाया। केविन एक अमेरिकन फोटोग्राफर और एक्सप्लोरर है और वह लगभग पूरा साउथ अमेरिका घूम चुका है। जंगलों में उसका आना जाना लगा रहता है। जल्दी ही तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि तीनों ही एडवेंचर और खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करते शौकीन थे। जंगल की सुबह योशी अकेले के विजेल में घूम रहा था कि तभी पीछे से एक अनजान आदमी उसे नाम लेकर पुकारता है। योशी चौंक जाता है। इसी आदमी को उसका नाम कैसे पता? उसी आदमी का नाम काल्क था। वहाँ से पूछता है कि क्या अमेज़न के जंगल में जाना चाहते हो? मुझे पता है तुम वहाँ जाने के लिए बहुत उत्साहित हो। फिर काल्क बताया है कि जंगल के गहरे हिस्सों में एक इंडियन कबीला रहता है जिसका बाहरी दुनिया में कभी संपर्क नहीं हुआ। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वहाँ तक पहुँचने की उसकी मदद कर सकता है। कार्ल योशी को आदिवासियों के साथ अपनी एक तस्वीर भी दिखाता है। तस्वीर को देखकर उसे उस पर भरोसा हो जाता है। किसी अमेज़न के कबीले से मिलने का ख्याल ही उसे रोमांच से भर देता है। उसे जंगली जनजातियों के बारे में जानना हमेशा पसंद था। अगर यह वह नहीं सोचता कि वो आदमी कौन है और बिना वजह उसकी मदद क्यों करना चाहता है। उत्साह में आकर योशी तुरंत काल के साथ जाने का फैसला कर लेता है। घर लौटकर योशी यह सारी बात मार्कस और केविन को बताता है। वह बहुत एक्साइटेड था। वह कहता है कि अगर हम काल के साथ चाहें तो हम उस लोगों को देख सकते हैं जिन्हें दुनिया के किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। मार्कस तुरंत जवाब देता है, क्या तुम पागल हो? तुम किसी अनजान आदमी को ऐसे कैसे भरोसा कर सकते हो? अगर कबीलों को कभी इंसान ने नहीं देखा तो काल क्या कर रहा था? उसे उनके साथ फोटो कैसे खिंचवाई? योशी उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि काल जंगल में सोना ढूंढने जाता है। वहाँ एक नदी में जिसमें काफ़ी सोना मिलता है। अगर वह वहाँ गए तो लौटते समय अपने पास भी सोना हो सकता है और वह बहुत अमीर बन सकता है। लेकिन केविन और मार्कस को उनकी बात पर भरोसा नहीं होता। तभी योशी कहता है कि कल तुम दोनों खुद काल से मिल लो। अगर तुम्हें जरा सा भी शक लगे तो हमें उसके साथ नहीं जाएंगे। अगली सुबह तीनों काल के से मिलने चाहते हैं। इस बार काल अपने साथ जंगल का एक मैप भी लाया था। वहाँ उन्हें बताया कि जिस इंडियन कबीले की वो बात कर रहे हैं वह अमेज़न के गहरे जंगलों में विश्व के अपोलो नाम की जगह पर रहता है। वहाँ तक पहुँचने में करीब 4-5 दिन लगेंगे। सफ़र की शुरुआत एक छोटे से प्लेन से करनी होगी। काल जंगल के रास्तों में नदियों और
खतरों के बारे में इतनी डिटेल में बात करता है कि धीरे धीरे केविन और मार्कस को भी उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। आखिरकार चारों लोग उस खतरनाक सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं, उससे मिलने के लिए शायद दुनिया ने कभी नहीं देखा। उसका सफ़र लंबा और मुश्किल था, इसलिए निकलने से पहले पूरी तैयारी करते हैं। जाने से ठीक पहले ही योशी, केविन और मार्कस एक दुकान में खड़े होकर जंगल का मैप ध्यान से देखते हैं। थोड़ी देर बाद कार्ल भी वहां आ जाता है। वह तीनों एक जंगल में स्वाइप करने की एक खास टिप देता है। वह कहता है कि जंगल में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त नदी होती है। नदी के साथ साथ चलते रहो, वह किसी की जगह पर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा ही देती है। अगली सुबह पूरा ग्रुप एक नदी के छोटे से प्लेन में बैठकर सफ़र शुरू करते हैं। प्लेन के उतरते ही उनके सामने था घना भरा जंगल, खौफनाक अमेज़न जंगल। चारों धीरे धीरे अलग अलग तरफ बढ़ते लगते हैं। काफ़ी देर तक पैदल चलने के बाद सुबह सब बुरी तरह थक जाते हैं, इसलिए वहीं एक छोटा सा कैंप लगाकर आराम से बैठ जाते हैं। कार्ल उन्हें बताया कि जिस कबीले से वो मिलने जा रहे हैं, देखने में वो लोग भले पत्थर युग जैसे लगे, लेकिन असल में वो बहुत स्मार्ट और ताकतवर होते हैं। बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वह अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। थकान की वजह से सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में बीच में अचानक मार्कस सीखते हुए उठ बैठता है। उसे लगा कि किसी जानवर से उस पर हमला कर दिया। सब घबरा जाते हैं। कार्ल टॉर्च जलाता है तो पता चलता है कि वह सिर्फ एक बड़ी बटरफ्लाई थी। अच्छी बात वह थी कि वह खतरनाक नहीं थी। सुबह होते ही दोपहर सफ़र शुरू कर देते हैं। रास्ते में योशी, केविन के रात वाली बात को लेकर मार्क की मजाक उड़ाने लगते हैं कि वह एक बटरफ्लाई से डर गया था, लेकिन उनका मजाक ज़्यादा देर नहीं चलता क्योंकि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बावजूद भी वो रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि अगर वे रुक जाते हैं तो शायद बीमार हो सकते हैं। काफ़ी देर बाद जब बारिश थमी तो रुक गए। आग जलाने और गले कपड़े में सुखाते हैं। इस खतरनाक जंगल में कार्ल अपनी स्वाइप को नॉलेज से सभी को जिंदा रखने की तरीके सिखाता रहता है। तभी अचानक जंगल के अंदर कुछ अजीब डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। आवाज़ें सुनकर सबको लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर आसपास है। ये भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सामने से आता है वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक आदमी होता है जो अपनी गाय को लेकर एक गांव की तरफ जा रहा था। वहाँ उन्हें अपने गांव में आने का न्योता देते हैं। वह गांव वाले जंगली लोग नहीं परंतु साधारण लोग थे। शहर के लोग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनका गर्म जर्सी स्वागत करते हैं। उन्हें खाने पीने का सामान दिया जाता है। योशी, मार्कस और केविन को जहाँ कल्चर और लोगों का व्यवहार बहुत पसंद आता है। गांव में कार्ल को पहले से जानते थे, इसलिए जल्दी आपस में घुल मिल जाते हैं। आगे चलते हुए कार्ल को एक बंदर दिखाई देता है। वह चुपके से उसके ऊपर गोली चला देता है। गोली लगती है, लेकिन बंदर तुरंत नहीं मरता, इसलिए कार्ल के पास जाकर चाकू से उसे मार देता है। इसलिए इस इलाके में जंगल में जाकर शिकार करना गैर कानूनी था, मगर जंगल का जिंदा रहना है। कार्ल ऐसा करता है। यह देखकर मार्कस घबरा जाता है। कार्ल उसके हुए कहता है कि जंगल में गोली जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी था, मगर जंगल में जिंदा रहने के लिए कार्ल ऐसा करता है। यह देखकर मार्कस घबरा जाता है। कार्ल हंसते हुए कहता है कि जंगल में गोली कभी बेकार नहीं जाती। अब उनके पास खाने के लिए शिकार था। रात होते ही वो कैंप लगाते हैं और उसी बंदर को पकाकर खाते हैं। जंगल में आए हुए 3 दिन हो चुके थे। लगातार चलने की वजह से मार्कस को पैरों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसे चलने में काफ़ी दर्द हो रहा था। जब उनके जूते उतार गए तो पता चला कि उनके पैर की बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। कार्ल को तुरंत अपने बैंक से दवाई निकालकर उसके पैरों पर लगा देता है। हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे कम से कम 3 से 4 दिन ठीक होने में लगते थे। इसलिए कार्ल को सलाह देता है कि कुछ दिन यहीं रुककर आराम करना बेहतर होगा।
इसलिए कार्ल को सलाह देता है कि कुछ ही दिन यहीं रुककर आराम करना बेहतर होगा। कार्ल कहता है कि जैसे ही मार्कस थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर वो पैदल सफ़र शुरू करेंगे, लेकिन योशी और केविन किसी भी हालत से रुकना नहीं चाहते थे। दोनों जंगली कबीले से मिलने के लिए बेहद उत्साहित। केविन को अपने आर्टिकल में इस अनदेख लोगों के बारे में लिखना भी चाहता था, इसलिए वह इंतज़ार करने की तैयार नहीं था। तब योशी एक नया आइडिया देता है कि वह कहता है कि अगर हम क्राफ्टें बनाकर नदी के रास्ते आगे बढ़े तो सफ़र जल्दी पूरा हो सकता है, लेकिन कार्ल इस बात पर मना करता है। उन्हें पता था कि नदी के सफ़र में बेहद खतरनाक है। वह समझाता है कि अभी नदी शांत दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उनका बहाव बहुत तेज हो जाएगा। वहाँ क्राफ्ट में जाना सीधा मौत को बुलावा देने जैसा होगा। वह मजाक में कहता है कि वह जंगली मछलियाँ खाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन योशी और केविन बार बार जिद करते रहते हैं। आखिरकार बहस के बाद नदी में रास्ते में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों जंगल में मौजूद लकड़ियाँ ढूंढते हैं और मिलकर एक क्राफ्ट तैयार करते हैं। फिर उसके बैठकर अपना नया सफ़र शुरू करते हैं। कार्ल अब भी उन्हें आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दे रहा था और रास्ता भी वही दिखा रहा था, क्योंकि जंगल में रास्तों की असली जानकारी उसी को पता थी। शुरुआत में सबको नदी का सफ़र मज़ेदार लग रहा था। आराम से बहते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में पानी का बहाव तेज होने लगा। कार्ल तुरंत चेतावनी देता है कि मगर अभी नदी के बाहर नहीं निकले तो उनके जान खतरे में पड़ सकती है। अगर योशी और केविन अब भी जिद पर अड़े रहते हैं कि नदी के रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तेज बहाव के कारण क्राफ्ट का संतुलन बिगड़ने लगा। इसलिए बात पर कार्ल और केविन के बीच में बहस शुरू हो गई। आखिरकार कार्ल जबरदस्ती क्राफ्ट को किनारे की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा था कि हालत बहुत खतरनाक होने वाला है। किनारे पर पहुंचकर वो लोग कैंप लगा देते हैं और तय करते हैं कि रात यहीं गुजार जाएगी। कार्ल उन्हें चेतावनी देता है कि आगे नदी का बहाव बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए सुबह होते ही उन्हें जमीन के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन योशी और केविन को अभी भी मानने का तैयार नहीं थे। वह कई लगातार पैदल चलने की वजह से वह बेहद थक चुके थे। कई दिनों से लगातार पैदल चलने की वजह से बेहद थक चुके थे और जब उन्हें नदी का सफ़र ज़्यादा आसान लग रहा था, योशी इस बारे में मार्कस को सलाह मांगता है कि अब मार्कस पैर काफ़ी दर्द तक ठीक हो चुके थे। मार्कस सोचकर जवाब देता है कि कार्ल पहले भी कई बार इस जंगल में आ चुका हूँ, उसे सवारी करना आता है। अगर हमें जिंदा रहना है तो बेहतर होगा कि यह उसी की बात माने। लेकिन योशी और केविन की जिंदा खत्म नहीं होती। आखिरकार चारों लोग अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। कार्ल उन्हें जंगल का मैप दिखाता है और तय होता है कि 3 दिन बाद सब लोग यहाँ जंगल के बीच में यह जंगल के कुराप्शन पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। सुबह होते ही दोनों ग्रुप्स अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। योशी और केविन की नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, जबकि कार्ल और मार्कस जंगल के रास्ते में निकल जाते हैं। शुरुआत में योशी को केविन को नदी का सफ़र काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। क्राफ्ट आराम से पानी पर तैरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ दिन देर की नदी का बहाव अचानक तेज होने लगा। पानी का इतनी तेज़ी से बह रहा था कि क्राफ्ट को संभालना मुश्किल हो गया। तेज धारा उन्हें रास्ते से खींचकर दूसरी दिशा में ले जाने लगी। दोनों घबराए गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे बचाए। तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर सामने आ गया और उनकी क्राफ्ट उससे ही अटक गई। नदी में मानो तूफान सा उठ रहा था। अब उन्हें तुरंत कुछ करना था, वरना अगले ही पल में दोनों अपनी जान गंवा सकते हैं। पूरी तरह से पैनिक में आ चुका था। योशी की हालत देखकर केविन उसे हिम्मत देता है। वह कहता है कि योशी मैं पानी में कूदकर भी किसी तरह किनारे तक पहुंच सकता हूँ।
वहाँ से तुम्हारी तरफ रस्सी फेंकूंगा और तुम्हें पकड़कर बाहर आ जाना है। लेकिन योशी उसके रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से भी निकलना बेहद मुश्किल है। फिर भी केविन से भरोसा दिलवाना है और बिना देर किए नदी के कूद जाना है। तेज बहाव के बीच टूटने के उतरने हुए केविन बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुँच आता है। इसी दौरान उसे कई चोटें भी लगती है। इस दौरान उसे भी कहीं भी चोट भी लगती है और वो बुरी तरह थक जाता है। किसी तरह संभलकर वह योशी को तरफ रस्सी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले तेज धारा उनके क्राफ्ट को तोड़ देती है। क्राफ्ट के टूटने ही योशी भी पानी के साथ बहाता हुआ तेजी से आगे निकल जाता है। योशी को बहते हुए कई चोटें लगती है। केविन जोर जोर से उसका नाम पुकारता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। योशी का तेज धारा के साथ बहुत दूर निकल चुका था। योशी को जाकर केविन अंदर से टूट जाता है। वह नदी के किनारे किनारे भागते हुए उसका पीछा करना, मगर योशी कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ काफ़ी देर तक बहाने के बाद योशी किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। वह पूरी तरह थक चुका था और बुरी तरह से घबराया हुआ था। सबसे खराब बात यह थी कि उसका सारा सामान पानी में बह गया था। कुछ देर बाद अपना बैग नदी में बहाता हुआ दिखाई देता है। वह दोबारा पानी में उतरता है और किसी भी तरह बैग को पकड़कर बाहर ले जाता है। बैग में थोड़ा बहुत सफाई का सामान भी बचाया हुआ था। उसमें कुछ पेन किलर दवाइयाँ भी थी। दवा लेने के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो लगती है। जब थोड़ा संभाल लेता है तो केविन की तलाश में फिर जंगल में अंदर निकल पड़ता है। यहाँ उसी जंगल में जोर शोर से आवाज़ों से लगाता हुआ केविन को पुकार रहा था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। काफ़ी देर तलाश करने के बाद केविन का कोई पता नहीं चलता। आखिरकार वह काल का दिया गया मैप निकाल लेता है। उसके मैप में पढ़ता अच्छी तरह से नहीं आता था, फिर भी काल की बताई बातों को याद करते हुए दिशा समझने की कोशिश करता है। मैप पर एक पॉइंट तय करते हुए उसकी दिशा चलना शुरू कर दिया। पिछले दिनों के योशी ने कुछ भी नहीं दिखाया। भूख की वजह से उसकी हालत कमज़ोर होती जा रही थी। चलते चलते उसकी नज़र एक फल पे पड़ी। वह फल तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ छिपा हुआ एक सांप उसे देखकर हमला कर देता है और दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। अच्छी बात यह थी कि योशी सांप को काटने से बच जाता है। जमीन पर गिरते ही वह सांप बड़ा पत्थर उठाता है और उसी सांप को मार देता है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ था। रात होते ही वह उस सांपों को पकाकर खा जाता है। भूख और थकान के कारण उसकी हालत बिगड़ती लगती है और उसी अजीब अजीब भम्र दिखाई देता है। थका हुआ योशी सोने की कोशिश करता है, तभी उससे अचानक मार्कस की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ सोकर आँख खोल देता है कि देखता है कि मार्कस उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर योशी बेहतर कुछ हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। वह सिर्फ उसका भ्रम था, असल में वह कोई नहीं था। इतने दिनों के तक अकेले जंगल में भटकते रहते उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसी समय उससे महसूस होता है कि कोई जंगली जानवर उससे आसपास घूम रहा है। डर के मारे वह तुरंत ही सूखी लकड़ियों की इकट्ठी करके आग जला लेता है। आग की रोशनी से देखकर वही जानवर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब योशी उठता है तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसका सिर दर्द से फट रहा था। जिस योशी के सिर पर हाथ लगाया था वो महसूस हुआ कि सिर का एक हिस्सा सूज चुका था। त्वचा के अंदर कुछ भी अजीब सी सुंबन हो रही थी। ध्यान से देखने पर उसे पता चल रहा कि उसकी स्किन के अंदर एक कीड़ा घुस गया है। योशी हिम्मत जुटाता है और सूखा से हल्का सा कट लगाकर उसे कीड़ों की दुम पकड़ लेता है। दर्द सहन करते उसे धीरे धीरे बाहर खींच लेता है। इसके बाद वह फिर से अपना सफर शुरू करता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे कुछ अंडे दिखाई देते हैं। वह उन्हें खा लेता है, जिससे उसके शरीर की थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है।
आगे बढ़ते हुए उसे टूटे फूटे लकड़ी के घर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई कबीला रह रहा था और अब सब कुछ उजड़ चुका था। योशी को लगता है कि यह जगह आराम करने के लिए ठीक है। वह वहाँ आग जलाकर बैठ जाता है। उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था। जब वह उनके जूते उतार देता है तो देखता है कि लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से उनसे पैर की बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और उन्हें खून भी निकल रहा था। उस हालत में वह ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, इसलिए वह वहीं रुक जाता है। रात बिताने पे फैसला करता है और अगली सुबह उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है। वह हिम्मत जुटाकर फिर से जंगल में बाहर निकलने के लिए चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पे जमीन पर उस इंसान का पैर के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर उसके अंदर जिंदा रहने की नई उम्मीद जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद यह निशान उसके दोस्त केविन की हो, इसलिए वह उन पैरों के निशान का जो पिछले कई दिनों से जंगल में जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। उसकी हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन किस्मत से कुछ स्थानीय जंगलियों ने केविन को देख लिया और उससे बचाकर उसके गांव ले गए। कई दिनों तक उसकी देखभाल की और जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई तो वह सीधे पुलिस के पास पहुंचाया ताकि उसी को बचाया जा सके। केविन ने अफसरों को पूरी कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर पुलिस ने जंगल में एक प्लेन भेजकर योशी का तलाश करने ने फैसला किया। उधर योशी को जंगल में जिंदा रहते हुए अब 14 दिन हो चुके थे। उसकी मानसिक हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वह उम्मीद लगभग छोड़ चुका है। तभी अचानक से उसे आसमान से एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। वह एक प्लेन था। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए भेजा था। वहीं उसी पूरी ताकत के साथ एक लाल कपड़ा हवा में लहराता लगता है ताकि प्लेन उससे देख सके। वह जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन घने जंगल में और उससे पेड़ों के वजह से रेस्क्यू टीम उसे देख नहीं पाती। थोड़ी देर बाद प्लेन वापस लौट जाता है। योशी को आखिर उम्मीद भी टूट जाती है। दूसरी तरफ जब प्लेन वापस आता है तो अफसर केविन को बताया है कि उनके जंगल में कभी योशी नहीं मिला। यही सुनकर केविन बहुत परेशान हो जाता है। वह बार बार अफसरों को विनती करता है कि एक बार फिर खोज शुरू की जाए, लेकिन अफसर कहता है कि अगर कोई इंसान 5 दिन तक जंगल में बाहर नहीं आता है तो मरा हुआ मान लिया जाता है और वहीं उस गायब हुए 14 दिन हो चुके हैं। उनके हिसाब से अब तो उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, मगर केविन को अभी भी यकीन था कि उसका दोस्त जिंदा है। आखिरकार केविन फैसला कर लेता है कि अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो वह खुद ही उसी को ढूंढने जाएगा। वह दोबारा उसकी गांव में जाता है जहां पहले ठहरा था। वहां उसके स्थानीय आदमी मिलता है जिसे जंगल में हर रास्ते की पूरी जानकारी थी। केविन उसके विनती करता है कि यह योशी को ढूंढने के लिए साथ जंगल में चले। आखिरकार वह आदमी तैयार हो जाता है और केविन के साथ जंगल में जाने के लिए राजी हो जाता है। उधर योशी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लगभग मौत के करीब पहुंच चुका था और जिंदा रहने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। तभी उसके महसूस होता है कि उसके आसपास कोई। जब वो उठकर देखता है तो सामने एक जंगल की ओर खड़ी होती है। योशी को देखकर वह डर जाती है लेकिन योशी उसे भरोसा दिलाता है कि उसके कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे वह औरत उस पर भरोसा कर लगती है और उसके पास आकर लेट जाती है और दोनों जैसे नींद में खो जाते हैं। कुछ देर बाद जब योशी को आँख खुलती है तो उसे समझ आता है कि वहाँ कोई भी नहीं था। वह औरत सिर्फ उसका एक भ्रम ही था। वह सच में समझ
समझते ही वह अंदर टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह दोबारा उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करता। सामने उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारी चींटियां चल रही थी। उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आता है। उसे लगता है कि अगर वह अपने शरीर पर चींटियां चढ़ने देगा तो दर्द के कारण उसका शरीर भी सक्रिय हो सकता है। वह अपनी शर्ट उतार कर पेड़ के पकड़ लेता है। जैसे ही चींटियां उसके काटने लगती है तो दर्द वहाँ तड़प उठता है, लेकिन उसी दर्द से उसकी थोड़ी हिम्मत और ऊर्जा मिलती है। वह जल्दी से चींटियां को चाटना लगता है। कुछ देर बाद वो नदी पर पहुंच जाता है और वहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम करता है। फिर एक पेड़ की शाखा में जमीन पर अपने नाम का वाइट बना देता है, ताकि अगर कोई तलाश में आए तो समझ ले कि वह आसपास ही है। इसलिए दौरान उसके पास एक कछुआ गुजरा था। योशी बेहद भूखा था। वह जल्दी से एक पत्थर उठाता है और ताकि कछुआ के मारकर खा जा सके, लेकिन अगले ही पल में उसके पर तरस आ जाता है और उसे कछुए को जाने देता है। थोड़ी ही देर में चारों तरफ घरा अंधेरा छा जाता है। योशी को लगातार शायद बहुत सुबह तक उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसके शरीर में अब जरा से भी ताकत बाकी नहीं थी। इतने दिनों में कोई मदद भी नहीं आई थी। इन्हीं ख्यालों में वह सो जाता है कि अगली सुबह एक चमत्कार होगा। केविन उसी जगह पहुंच जाता है। जमीन पर बना वाइट का निशान देखकर वह समझ जाता है कि योशी यहीं कहीं आसपास है। उसे उम्मीद थी कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा होगा, लेकिन काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे योशी का कोई पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे उसका मन भी यह डरने लगता है कि शायद योशी अब जंगल में मर चुका है। निराश होकर केविन वापस लौटने का फैसला कर लेता है। जाते समय वह नाव का जनरेटर चालू करता है। उसी आवाज़ में से पास में बेहोश पड़े योशी की आँख खुल जाती है। वह बुरी हालत में भी ताकत से केविन को आवाज़ देने के लगता है। लेकिन नदी के लहरों की जनरेटर की शोर की आवाज़ से केविन तक नहीं पहुंच पाती। केविन नाव में बैठकर वापस जाने लगता है और योशी बैठकर होकर उसके दूर जाता हुआ दिखाई देता है। उस पल वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तभी केविन आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है और अचानक से दूर खड़ा एक आदमी दिखाई देता है। वहाँ योशी था। केविन को अपनी आंखों पर यह यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिनों तक अपना दोस्त को ढूंढने के बाद यह सच में उसके सामने जिंदा खड़ा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। केविन तुरंत उसके स्थानीय के आदमी से नाव वापस मोड़ने को कहता है। नाव जैसे ही किनारे पहुंचता है कि केविन दौड़ता हुआ योशी के पास आता है। योशी उससे देखकर ही फूट कर रोने लगता है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं, जैसे जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया हो। केविन और वह स्थानीय आदमी दोनों हैरान थे। योशी इतने दिनों के बाद जिंदा हुआ था। परंतु नाव में बैठकर गांव की तरफ जाते हैं तो गांव पहुंचते ही लोग योशी को देखकर दंग रह जाते हैं। अमेज़न के घने जंगल में पूरे 2 हफ्तों तक अकेले जिंदा रह रहा था। यह किसी समझदार से भी कम नहीं था। योशी दुनिया के उन गिने चुने लोगों के शामिल हो गया जिससे इतने दिनों तक अकेले जंगलों में सवारी करने के जिंदा बाहर निकले का कारनामा किया। वह कहानी असल में योशी किर्कस की सच्चाई कहानी है। और में आखिर यह बताया जाता है कि काल के असल के एक साइकोपैथ किलर था, जिसने किसी बुरे इरादे से योशी, केविन और मार्कस को अपने साथ जंगल में आने का लालच दिया था। लेकिन बाद में मार्कस को काल का क्या हुआ यह आज तक कोई नहीं जान पाया। योशी और केविन की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने सही समय पर अपना रास्ता बदल लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उन्हीं कहानी भी यहीं खत्म हो जाती। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।